नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। बात आज करेंगे सोने की, जहां पर गुड़ी पाड़वा के मौके पर हमने यहां पर सोने को सस्ता हुआ देखा है, यानी कि इन्वेस्टर्स के लिए आज का दिन खरीदारी के लिए बेहतर रह सकता है। सोने की अगर बात करें तो ऊपर में हमने 60,400 तक के हाईज बनते हुए देखे थे, ऑल टाइम हाईज, और अब 58,500 के आसपास के स्तर हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 2,000 रुपए अपने ऑल टाइम हाईज से इसी हफ्ते में सोने में मुनाफा वसूली देखने को मिली है। बात साथ में करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर यह रिकवरी मोड में आता हुआ नजर आया है। 15 महीने का लोज था जो कि 70-71 के आसपास था, और अब 74-75 के बीच में कच्चे तेल में कारोबार है। यहां पर भी तेजी बनी है। यूएस फेड की मीटिंग से पहले हल्की सी खरीदारी हमने इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी आते हुए देखी है। साथ ही बात करेंगे कॉटन की, जहां पर इस बार फसल तो अच्छी है ही और बाजार में आवक भी नियर रिकॉर्ड हाइज पर है, तो दामों पे क्या इंपैक्ट रह सकता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं धन.co के जयप्रकाश गुप्ता, त्रिशूल एंटरप्राइजेस के रुपेश दलाल, साथ ही पोपले ग्रुप के डायरेक्टर राजीव पोपले हमारे साथ हैं, और कॉटन पे बात करने के लिए कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा को भी जोड़ेंगे अपने साथ। शुरुआत लेकिन सोने के साथ कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारी हेडलाइंस इस हफ्ते में वहीं से बनती हुई नजर आई हैं। ऑल टाइम हाइज छूने के बाद बहुत बड़ी मुनाफा वसूली के साथ फिलहाल यहां पर कारोबार है। राजीव, आपसे ही पहले बात करेंगे, क्योंकि खरीदारी बाजार को लग रहा था कि शायद क्योंकि प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, गुड़ी पाड़वा और नवरात्रि दोनों की शुरुआत आज यहां पर है, शायद खरीदारी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन इतनी बड़ी मुनाफा वसूली के बाद क्या खरीदार बायर्स बाजार में फिर से उतरे हैं? यस मनीषा, आप सबको गुड़ी पाड़वा की शुभकामनाएं। ऑफ कोर्स गुड़ी पाड़वा इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ऑस्पिशियस बाइंग, और हमारे लिए चेती चंद भी आती है। ये दोनों इम्पोर्टेंट ज्वेलरी परचेज पीरियड्स होती है हमारे लिए। तो इसके चलते आई फील ये जो डिप आया है गोल्ड में काफी लुक्रेटिव है, एंड कंज्यूमर्स इसकी जरूर फायदा उठाएंगे ऐसे रेट्स पे। राजीव, किस तरह की बाइंग होती है? जैसे आपने कहा गुड़ी पाड़वा है, चेटी चांद है, उगाड़ी भी है, तो क्या सोने की बाइंग खरीदारी होती है इन दिनों में? नवरात्रि की भी शुरुआत है फॉर दैट मैटर। यस ऑफ कोर्स, इनफैक्ट पहले से बुकिंग हो जाती है। जो काफी, जैसे हमारी ज्वेलरी जो कस्टमाइज होती है एंड साइजेस के मुताबिक बनती है, तो इसकी पहले से प्रायर बुकिंग से हो जाती है, एंड डिलीवरीज गुड़ी पाड़वा, चेटीचंद ऐसे मुहूर्तों पे होती है। तो गोल्ड स्पेशली इंपॉर्टेंट होती है ऐसे वक्त के लिए। क्या लाइट वेट ज्वेलरी, कॉइन्स एंड बार्स, किस तरह की बाइंग आप आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? So it is self-purchase, तो lightweight नहीं, it is self-purchase will be as required, not question of only an auspicious buy, but what is happening आज के दौर में है कि self-purchase काफी high purchase होती है। lightweight ज्वेलरी ये normally gifting के लिए की जाती है, but self-purchase is higher quantity purchase always। और सिर्फ गोल्ड ही नहीं, डायमंड परचेज भी यहाँ पर हमने आते हुए देखे हैं। तो कौन सा, राजीव, मैं एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें लिखा हुआ था कि 30 सेंट या जो 30 पॉइंटर का डायमंड है वो सबसे ज्यादा मार्केट में पिछले कुछ महीनों में बिका है। किस तरह के ट्रेंड्स फिलहाल हैं? सो हम इसे सॉलिडेज कहते हैं। सॉलिडेज में फ्रॉम 30 पॉइंट्स टू 1.5 2 कैरेट्स काफी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है हमारे लिए। इनफैक्ट we would say close to 1 carat is a very constant sale. तो ये important aspect होती है even as investment point of view. Larger the diamond, the better is the investment opportunity and growth that we see on the diamond. तो इसलिए as I said self purchase होती है जब, तो ये महंगी चीजें या जी। तो आज के दिन जी, तो आज के दिन बिक्री होने की तो उम्मीद, और इनफैक्ट हमने देखा था जिस तरीके से लगातार तेजी सोने में आई, रिकॉर्ड स्तर छुए, तब बिकवाली ज्यादा हुई थी रेदर देन डिमांड पर इम्पैक्ट जरूर हुआ था। लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज के शुभ अवसर पर प्राइसेस भी हल्के हुए हैं ऊपरी स्तरों से, तो खरीदारी होती हुई दिखाई देगी। जय, प्राइसेस पर आपका व्यू? 60,000 के ऊपर जब प्राइसेस गए तो अनुमान यही था कि थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, लेकिन ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है और वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। फेड की मीटिंग का आउटकम अभी भी अवेटेड है, लेकिन प्राइसेस पर अब क्या व्यू है? इन स्तरों के आसपास ही स्टेबल रहेंगे या और नीचे आ सकते हैं? क्या सजेशंस? जी, गुड मॉर्निंग दीपाली। देखिए, आज का जो फेड मीटिंग का आउटकम है वो बहुत अहम है, नॉट ओनली फॉर बुलियंस बट एंटायर फाइनेंशियल मार्केट के लिए। हम लोगों ने सिलिकॉन वैली बैंक, उसके बाद क्रेडिट स्विस के जो क्राइसिस सिनेरियो देखे, जिसके कारण गोल्ड ने 60,000 तक का लेवल टच किया,
अब मार्केट ये उम्मीद कर रहा है कि शायद यहाँ पे फेड के तरफ से जो स्टैंस है वो थोड़ा सा सॉफ्टनिंग होगा, शायद यहाँ पे रेट हाइक को और डिले किया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ निकल के आता है तो मुझे लगता है यहाँ पे गोल्ड में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे फेड अपने डिसीजंस पे अगर फर्म है कि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ाने हैं और उसे इस तरह के बैंक के जो क्राइसिस हो रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये आगे चल के ग्लोबल अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगा, ग्लोबल स्लो डाउन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जो गोल्ड के लिए बेहद पॉजिटिव होगा। सो आई थिंक इम्पोर्टेंट ट्रिगर डे है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखना ज्यादा समझदारी होगी। मुझे लगता है कि 57,500 से 58,000 ये एक दायरा है जिसमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए फिर से बाइंग साइड में एंटर करने का। मुझे लगता है कि 60,000 का लेवल भी ब्रीच हो सकता है आने वाले 1 से 2 हफ्तों में। बट फॉर टुडे आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर इवेंट है। अगर आप ऑस्पिशियस बाइंग के तौर पे अगर कुछ थोड़ा मोड़ा ट्रेड करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करें, अदरवाइज कोई डिसाइसिव पोजीशन बनाने के लिए रात का आउटकम का वेट करना चाहिए। जी हाँ, एब्सोल्युटली। और जो मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी है वो यूएस फेड के पहले ही है, और इसलिए भी क्योंकि एक बहुत बड़ी तेजी सोने में ऑलरेडी आ चुकी थी। $200 की बढ़त हमने 2 हफ्ते में आते हुए देखी, उसके बाद करीब करीब $50 से $60 की मुनाफा वसूली भी सोने में है। जय, चांदी को कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो चांदी बहुत बड़ी है ना बहुत गिरी है, $22 अभी भी होल्ड कर रही है। जी मनीषा, देखिए चांदी में भी आई थिंक यहाँ पे सेम फंडामेंटल्स ही काम करेंगे। अगर यहाँ पे रेट हाइक और होता है 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा, तो यहाँ पे जरूर इंडस्ट्रियल मेटल पे प्रेशर आएगा, जिससे चांदी को नेगेटिवली ड्रैग होने के चांसेस हैं। तो अगर गोल्ड सिल्वर में कंपेयर करें तो आई थिंक गोल्ड में प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रहा है यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम का। चांदी अगेन यहाँ पे 71,000 का अभी भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट अगेन जैसा मैंने पहले भी कहा, आज थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। और अगर चांदी 66,500 67,000 मिलता है तो आई थिंक थोड़ा सा मीडियम टर्म के लिए भी वहां पे बाय इनिशिएट कर लेना चाहिए। जी चलिए, तो ये तो बात प्राइसेस की हुई। राजीव पोपली भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे एक व्यू प्राइसेस पर भी ले लेते हैं। राजीव, आपका व्यू क्या है प्राइसेस पर? 25 बेसिस पॉइंट का हाइक होगा तो क्या वो फैक्टर्ड इन है, और क्या रेंज, क्या व्यू? तो हमारे हिसाब से विल स्टिल बी बिलो द 60,000 रेंज। जो हमें देखना है वो डॉलर प्राइसिंग भी देखना है एट द सेम टाइम। जो इंडियन रुपी डॉलर प्राइसिंग है ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है कन्वर्जन के लिए, बिकॉज फाइनली वी लुक एट द इंडियन गोल्ड प्राइस। वी आर नॉट क्रॉसिंग 83, सो विद इन 83 आई फील विल स्टिल बी विद इन 60,000 बेंचमार्क जो हमने देखा है लास्ट फ्यू डेज में। ऑलराइट, तो 60,000 रुपीज़ का एज ऑफ नाउ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। एज ऑफ नाउ कुछ मुनाफा वसूली है, लेकिन भाव यहाँ पर फिर से आगे जाकर चढ़ सकते हैं। राजीव, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए, प्राइसेस पर और बाइंग पर्सपेक्टिव यहाँ पर बताने के लिए। सोने चांदी से आगे बढ़ते हैं और बात अब कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहाँ पर भी एक रीबाउंड हमने पिछले कुछ 2 दिनों में आता हुआ देखा है। आज ऑफकोर्स थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर है, लेकिन यूएस फेड की मीटिंग से पहले सभी एसेट क्लासेस का वो हाल है। जय, कैसे देखते हैं करंट 74-75 के जो लेवल्स फिलहाल ब्रेंट पे हैं? मनीषा, देखिए $65 WTI का एक अच्छा सपोर्ट है। लास्ट वीक आपके शो पे हम लोग ने उस पर चर्चा भी की थी। वहां से रिबाउंड दिया है। प्राइमरी रिबाउंड की जो खबरें हैं जो सपोर्टिव है वो ये है कि शायद यहाँ पे रशिया प्रोडक्शन कट कर सकता है 5 लाख बैरल तक टिल जून, तो वो थोड़ा सा प्राइसेस को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी तरफ एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद यहाँ पे फेड यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट में ईज करे, तो उसके कारण एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में अभी ये 2 ही फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल ब्रॉडली देखें तो फंडामेंटल्स अभी भी वीक हैं, जिस हिसाब से ग्लोबल रिसेशन और ग्लोबल स्लो डाउन का खतरा मंडरा रहा है। इससे उम्मीद बहुत कम है कि यहाँ पे फिर से WTI एटलीस्ट $74-75 बहुत जल्द देखने को मिलेगा। चांसेस ज्यादा है कि ये $65 से $67 तक होवर करे। तो आज का जो तेजी है या जो भी कल तेजी देखने को मिला था, आई थिंक वो एक प्रॉफिट टेकिंग अपॉर्चुनिटी था। री एंट्री मेरे ख्याल से 5,500 के आसपास ही करना चाहिए। ओके
चलिए, तो ये बात हुई क्रूड पर, क्रूड प्राइसेस पे। एक बार एक नज़र बेस मेटल्स पर भी डाल लेते हैं, जहां पर हमने लगातार थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए देखा है। और अगर आज के सेशन की बात करेंगे तो अगेन थोड़े दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। लेड, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक यहाँ पर लाल निशान में ही ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। क्या व्यू है रुपेश आपका बेस मेटल्स पर? व्यू तो कमजोर ही है, बट कोई स्ट्रैटेजी, कोई ट्रेडिंग व्यू इस पॉकेट से? बेस मेटल में मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 के लेवल पे एल्यूमिनियम इज अ गुड लेवल टू बाय। 200 के आसपास अगर आता है तो ये जो फेड की मीटिंग के बाद में थोड़ा मूवमेंट आई है, तो एल्यूमिनियम पे मैं जाऊंगा 200 रुपए के आसपास। और 750 के आसपास अगर कॉपर आता है तो कॉपर भी बाइंग लेवल बन रहा है इसमें। मतलब बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी बेस मेटल्स में रहनी चाहिए। ऑलराइट जय, आपको भी लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी मेटल्स में मेंटेन करेंगे आप? मनीषा, मैं थोड़ा सा, मेरा व्यू डिफर है रुपेश से। मुझे लगता है यहाँ पे सेल ऑन राइस की रणनीति रखनी चाहिए। कॉपर मुझे लगता है 735 740 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। प्राइमरीली आप देखें, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 102 के आसपास है। आज करेंसी मार्केट्स बंद हैं, बट ये उम्मीद की जा सकती है कि अगर कल जब करेंसी मार्केट्स खुलेंगे तो रुपी में थोड़ा अप्रिसिएशन ओपनिंग में एटलीस्ट देखने को मिलेगा। और जो इंडस्ट्रियल रिकवरी के चांसेस थोड़े से अभी ब्लीक नजर आ रहे हैं। इन्वेंट्री पाइल अप है यहाँ पे, चाइना से भी वो जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो कुल मिला के मुझे लगता है थोड़ा स्लो डाउन इफेक्ट देखने को मिलेगा। आई थिंक 5 से 7% करंट लेवल से अगर करेक्शन है तो वो एक बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इन लेवल्स पे बाय नहीं करना है। 5 से 7% करेक्शन के बाद एक बेहतर मौका मिलेगा एंट्री लेने का। इमीडिएट स्ट्रैटेजी के हिसाब से बिकवाली की सलाह है जय की। कॉपर में 761 के लेवल्स पर 740 735 के टारगेट्स के लिए। वहीं एल्यूमिनियम पर रुपेश का बाय कॉल है 210 के टारगेट्स के लिए। चलिए, शुक्रिया जय आपका आने के लिए शो में अपनी स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। रुपेश हमारे साथ बने रहेंगे। ब्रेक का एक वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे एग्री कमोडिटीज के साथ ही साथ कॉटन पर भी खास फोकस होगा। जल्द वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं डीएलएफ की, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस। ये इस कंपनी का फुल फॉर्म है और ये सबसे पुरानी रियल स्टेट कंपनियों में शुमार है। 1946 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और चौधरी रघुवेंद्र सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की थी। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दिल्ली में जो बहुत ही प्रोमिनेंट एरियाज हैं, जैसे कि ग्रेटर कैलाश, हौस खास, साउथ टेक्स, शिवाजी पार्क, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको डीएलएफ ने ही डेवलप किया था। और कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, कंपनी का आईपीओ आया था 2007 में और उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार था। जो कंपनी के मालिक हैं कुशल पाल सिंह साहब, वो एक ज़माने में इस कंपनी को 27 लाख रुपए में बेचने को बिल्कुल तैयार ही हुए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फैसला वापस ले लिया और आज ये कंपनी करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए की वर्थ रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक पहली सबसे बड़ी ग्लोबल कंपनी थी जो कि इस कंपनी के लीज ऑफिस स्पेस डीएलएफ सिटी में आने वाली थी और उसके बाद धीरे धीरे कई नाम जैसे ब्रिटिश एयरवेज, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, आईबीएम, ये कुछ ऐसे नाम थे जो कि बाद में आते हुए दिखाई पड़े। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट डीएलएफ से रिलेटेड। आगे भी कुछ और फैक्ट लेकर आते हैं। सीएनबीसी आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। सीएनबीसी आवाज के बजट मेगा कवरेज का यूट्यूब पर दबदबा। बजट के दिन यूट्यूब पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं एशिया की सबसे बड़ी एडहेसिव कंपनी पीडीलाइट के बारे में। दरअसल इससे रिलेटेड एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। तो शुरुआत करता हूं। पहली चीज, इसका सबसे प्रोमिनेंट प्रोडक्ट जो है फेविकोल। दरअसल वो एक विदेशी प्रोडक्ट मोबिकोल के नाम पर इंस्पायर्ड है, जिसमें कोल का मतलब होता है जोड़ना, यानी दो कमोडिटीज को स्ट्रांगली बॉन्ड जब किया जाता है तो उसे कोल बोला जाता है, जिसके नाम पर इस कंपनी का प्रोडक्ट का नाम जो है वो इंस्पायर किया था। ये जर्मन प्रोडक्ट था मोबिकोल, उसके नाम पर इंस्पायर किया गया फेविकोल।
इसके अलावा जो कंपनी के फाउंडर्स हैं वो शुरुआती कारोबार में बतौर लॉयर थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग प्रोफेशन किए जिसमें कई सारे बिजनेस भी किए और एक ऐसा समय था कि उन्होंने पियोन का भी काम किया, लेकिन वहां से अपने बिजनेस को इनिशिएट किया, शुरुआत किया और धीरे धीरे हम सब जानते हैं किस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा प्रोडक्ट क्रिएट किया है। शुरुआती दौर में जो ग्लूस थे वो एनिमल फैट से बनते थे, लेकिन धीरे धीरे इसको सिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया और सिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही पीडीलाइट की जो शुरुआत है वो आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। शुरुआत में साइकिल इंपोर्ट का काम तक जो कंपनी के ओनर हैं बलवंत साहब उन्होंने किया था, उसके बाद पेपर डाइज और उसके अलावा कुछ और ऐसे प्रोडक्ट किए, लेकिन बाद में अपने भाई सुशील पारिक के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पहली जो कंपनी है उसकी शुरुआत की जिसका नाम था पारिक डाइकम। दरअसल जेकब सर्किल मुंबई में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी और इंटरेस्टिंग पार्ट यह है, अगर आप पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जो कि फेविकोल की निर्माता है उस कंपनी की पीडी वर्ड को उठाएंगे तो ये पारिक डाइकेम के इनिशियल वर्ड से ही जोड़ के बनाया गया है, तो वहां से बना पीडीलाइट और उसके बाद धीरे धीरे इस कंपनी का नाम बदलते हुए दिखाई पड़ा। 1990 में पीडीलाइट स्थापित की गई और उसी में ये नाम को जोड़ा गया पारिक डाइकेम से। साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, जो कंपनी का लोगो है जिसमें एलिफेंट सिंबल आपको दिखाई पड़ेगा वो बॉन्डिंग के साथ, ये दरअसल ये सिंबल जो है ये ओजिल्वी एंड नमस्कार, स्वागत है आपका और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा। अतुल जी नमस्कार। और जिस तरह की खबरें हैं कि जो कॉटन के अराइवल्स हैं बाजार में वो 3 साल के हाईज पर हैं, कैसे देखते हैं आप उसे? और कॉटन की फसल को लेकर अब क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बाजार क्लियरली यहाँ पर सरप्राइज है कि जिस तरह की आवक है बाजार में। गुड मॉर्निंग मनीषा जी। देखिए, इस साल जो हमारी अराइवल का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी तक क्या होता था कि फरवरी तक हमारा 75% क्रॉप का अराइवल आ जाता था 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक, मगर इस साल फरवरी एंड तक 50% ही क्रॉप आया है। करीब करीब 313 लाख बेल्स का हमारा क्रॉप है, उसमें 155 लाख बेल्स फरवरी तक आया, तो 50% आया। इसलिए इस साल मार्च में अराइवल अच्छा है क्योंकि 50% माल फार्मर्स के घरों में पड़ा हुआ है, जो हर साल 25% रहता है। तो अराइवल आने वाले 2 महीने में अप्रैल एंड तक या 15 नवंबर तक अराइवल अच्छी रहेंगी जी मनीषा जी। इस साल थोड़ा अच्छा अराइवल आएगा। को लेकर क्या सोच है आपकी अतुल जी? अराइवल्स अच्छे हैं और कीमतें ऑलरेडी हमने स्थिर देखी हैं 60,000 से 62,000 पर कैंडी पर, क्या व्यू प्राइसेस पर? जी देखिए, क्रॉप तो हमारा जो सीआई का अंदाज है वो 313 लाख बेल्स का है। अगले महीने फिर से कमिटी की मीटिंग होगी, तब देखेंगे कि बढ़ेगा या कम होगा। और जो प्राइस है वो ऐसा लगता है कि अभी ये 60,000 रुपीज जो है ये बॉटम बन चुका है। हम 1,10,000 से कम होके अभी 45 to 50% रेट ऑलमोस्ट कम हो चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि ये बॉटम आउट हुआ है और स्पिनिंग मिलों को ये रेट में अभी अच्छा पड़ता है, तो ये माल लेने का टाइम है। क्योंकि अराइवल जो है वो मार्च अप्रैल और ज्यादा से ज्यादा 15 मई तक अराइवल आएगी। उसके बाद अराइवल स्लो डाउन हो जाएगा तो भाव बढ़ने चालू हो जाएंगे। उसकी भी कुछ वजह है, क्योंकि ऐसा लगता है कि फार्मर को 15,000 के लास्ट ईयर के भाव के सामने इस साल 7,000 रुपया मिल रहा है। तो कॉटन की सोइंग भी ऐसा लगता है कि आने वाले साल में 10 से 15% सोइंग भी कम होगा। यूएसए में भी समाचार आ रहे हैं कि 17 से 20% सोइंग कम होगा। तो ये जो भाव है वो बॉटम आउट हो चुके हैं और अभी लेने के लिए स्पिनिंग मिल को माल भरने के लिए बहुत अच्छा समय है। अतुल जी, आप कहेंगे एक बार जब भाव यहाँ पर स्थिर हो गए हैं 60-62,000 के आसपास, तो अब किसानों को लगता है कि अब बहुत गिरने वाले नहीं है, ये बेहतरीन भाव हैं और इसीलिए हमने कॉटन बाजार में आते हुए देखी है? जी, वो भी एक रीजन है। और क्या है मनीषा जी, जो छोटे छोटे फार्मर है अभी वो उनके पास इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो माल पकड़ सके, तो वो भी मंडी में माल ला रहे हैं। जो बड़े किसान है जिसके पास 200-500 क्विंटल कपास है, उनका होल्डिंग बहुत स्ट्रांग रहेगा। तो मई महीने के बाद जो बड़े किसान है वो तो बेचने के मूड में नहीं है। शायद इस साल फर्स्ट टाइम ऐसा हुए कि
हमारा जो क्रॉप है उसका 10-15% क्रॉप जो है फार्मर सितंबर तक ना भी बेचे और अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर देवे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जो जून महीने में एमएसपी बढ़ाएगी उसमें 20-25-30% का एमएसपी बढ़ाएगी, ऐसा भी समाचार आ रहा है। तो बड़े फार्मर होल्ड करेंगे, छोटे फार्मर ये मार्च अप्रैल में निकल जाएंगे। आप सही कह रहे हैं मनीषा जी। ऑल राइट, तो एज ऑफ नाउ 60,000 का बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और जैसे इन्होंने कहा कि जून में नई एमएसपी आएगी और तब तक नई फसल का क्या हाल रहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या सिनेरियो है वो मालूम पड़ेगा, तो तब शायद हम यहाँ पर भावों में सपोर्ट आता हुआ देखें। अतुल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। रुपेश, लेकिन आप कैसे देखते हैं कॉटन प्राइसेस को, और यहाँ से किसी को ट्रेड करना हो तो क्या स्ट्रैटेजी बने? कॉटन प्राइसेस अभी टोटल डिपेंड्स अपॉन अराइवल्स रह गई थी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में सीजन के टाइम पे 50,000 की अराइवल्स थी, जो होनी चाहिए थी 1.25 से 1.5 लाख। सीजन एंड में होनी चाहिए थी 50,000, उसके बदले में अभी दिख रही है 1.25 से 1.5 लाख बेल्स इन अ डे। सो ओवरऑल टोटल सप्लाई कंस्टेंट आ गया है डेफिनेटली। जैसे अभी अतुल जी ने बताया, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जो क्रॉप का प्रोजेक्शन कम किया है, वो हिसाब से थोड़ा अभी मंदी का माहौल नहीं दिख रहा है मार्केट में। थोड़ी मार्केट सेंटीमेंट भी थोड़ी अभी स्टेबलाइज हो गई है। मुझे लग रहा है 60,000 इज अ गुड लेवल टू बाई। लेकिन 8% अभी देखें तो इंडियन मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों कोरिलेशन में नहीं है। वहां पे मार्केट टूट रहा है या बढ़ रहा है, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे इतना नहीं दिख रहा है। तो ओवर एट प्रेजेंट अभी जो इंडियन कॉटन मार्केट चल रही है वो टोटल सप्लाई एंड डिमांड पे ही चल रही है। 8% तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, लेकिन हाँ मिल वाले की अभी पेरिटी चालू हो गई है, जो पहले 2-3 महीने पहले नहीं थी। डिसपेरिटी में चल रहे थे यार्न के सामने कॉटन, लेकिन अभी पेरिटी में आ रहे हैं, तो उनकी भी डिमांड अच्छी है। ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि 60,000 शुड बी द बॉटम। ऑल राइट, तो 60,000 का एक बॉटम है, इंडस्ट्री का भी यही कहना है और रुपेश को भी यही लगता है। लेकिन रुपेश, एक एरिया जहां पर बहुत उठापटक देखने को मिली है और काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी बनता हुआ नजर आ रहा है, वो है मसाले, धनिये और जीरे में। अब यहाँ पर आप क्या करने की राय देंगे? नहीं, यस डेफिनेटली एनसीडीएक्स में प्रेजेंट अगर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में लीड लिया हुआ है तो स्पाइसेस काउंटर ने लिया है, और स्पाइसेस काउंटर में भी अगर किसी ने लिया है तो जीरा ने लिया हुआ है। 30,000 वाला वापिस अगर 34,000 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लग रहा है फंडामेंटल्स